नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों द्वार द्वार घूम रहे हैं। योजना का नाम है सरकार आपके द्वार। और ये जो तीसरा चरण शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदले बदले से नज़र आ रहे हैं और ये बदलाव उनके बयानों में दिख रही है। और क्या क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है और इस योजना का क्या लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लंबे समय तक बने रहते हैं या फिर चुनाव के दौरान सभाओं में भीड़ का हिस्सा बनते हैं। हमारे साथ सूरज ठाकुर हैं। सूरज जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो तीसरा चरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया है सरकार आपके द्वार के तहत और लोगों आ रहे हैं, क्या आपको अलग दिख रहा है पिछले दो चरणों से? और मुख्यमंत्री किस तरीके से जो है बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये राज्य स्थापना दिवस के समय से ही, उसके पहले भी इस बात की चर्चा थी कि तीसरा चरण शुरू होगा और राज्य स्थापना दिवस के दिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब हम लोग जा रहे हैं। इसकी शुरुआत देखिए आप, उन्होंने संताल परगना से की, भोगनाडीह से की, जो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो ये बहुत अहम था इस नज़रिए से कि इसकी शुरुआत जो है वो भोगनाडीह से हुई। और इस बार आप देखेंगे कि चुनावी मोड में झारखंड भी आ गया है, पूरा देश भी है। और एक तरह से जब प्रधानमंत्री जब राज्य स्थापना दिवस समारोह में आए और उलीहातू गए, तो एक तरह से उन्होंने झारखंड में चुनावी शंखनाद कर दिया और मुख्यमंत्री भी अब उस मोड में हैं। संताल परगना के चुनाव की वजह और इस कार्यक्रम के जरिए ये थी कि संताल पर नज़र है, लगातार आदिवासी हितों की बात की जा रही है, तो एक तो बड़ी बात थी। दूसरी बात है कि इसके पहले के जो दो चरण थे 2021 में और 2022 में, अब उन दोनों चरणों के मुख्यमंत्री के भाषणों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे थे उन चीज़ों में, वो ज़्यादातर अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो उनकी दूसरी ही सभा थी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, जो पाकुड़ की सभा हुई, तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक रहे। जो भी राजनीतिक हालात हैं उस पर बहुत ज़्यादा आक्रामक रहे। और उन्होंने, उनकी आक्रामकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ना तो राज्यपाल को छोड़ा, ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री पर बयान देने से वो रुके। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर बहुत तीखा हमला बोला और इनफैक्ट जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब ओडिशा के राज्यपाल बना दिए गए, उन पर भी हमला किया। तो ये राजनीतिक वजहों की दृष्टिकोण से अलग था, बहुत आक्रामक उन्होंने शुरुआत की इसकी। और अगर उसको सरकारी नज़रिए से देखेंगे कि सरकार अपने तरीके से क्या कर रही है, तो इस बार क्या है कि योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों तक पहुंचने का प्लान है इनका। तो ताकि चूँकि चुनाव मतलब एक साल का, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे सूरज, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनको राज्यपाल बना करके ओडिशा भेज दिया गया है, और हाल के दिनों में आज कई सारे प्रमुख अखबारों में ये खबर भी छपी कि एसीबी पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन पे एसीबी जांच कर रही है, जो याचिकाकर्ता हैं उनसे एसीबी गवाही देने के लिए उनको एक निर्देश भी दिया है। तो ये क्या आपको ऐसा लगता है कि एक जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई ईडी के कार्रवाई के आधार पे, आप देख रहे होंगे कि ईडी जो है मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो उनके लोग हैं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर वो लोग जो माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री के करीब रहते हैं, सत्ता के गलियारों के करीब हैं, उन पे जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, चाहे वजह बालू हो, माइनिंग हो, तो एक भ्रष्टाचार के दायरे में लाने की जो कोशिश बीजेपी की रही है हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को, क्या एसीबी के इन प्रयासों से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से हमलावर हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल बना दिए गए हैं, तब भी जो है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के ये बोलने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये कोशिश है दोनों तरफ से कि भाई आप हम मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो आपके तरफ भी जो है ऐसे ऐसे आरोप हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पीछे चलिए। 2020 में जब जब बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई बीजेपी में, उसके बाद से सबसे ज़्यादा अगर आप कहें तो बाबूलाल मरांडी हमलावर रहे हैं। और इसके बाद जो मई 2022 था, वहाँ से वो मामले जो खुले, ख़ासतौर पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई मनरेगा घोटाला मामले में, इसके बाद खनन का मामला खुला, फिर धीरे धीरे इस साल ही ज़मीन घोटाला केस में वो गिरफ्तारियाँ हुई रांची के
पूर्व उपायुक्त की गिरफ्तारी हुई, कई और लोग उसमें शामिल थे जिनको गिरफ्तार करके अभी होटवार जेल में रखा गया है। तो मुख्यमंत्री जो है वो कई तरह के आरोपों से घिरे, और ना केवल बाबूलाल मरांडी बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने, और इस बीच जो केंद्र के नेता आए यहाँ पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आए हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा का दौरा हुआ, और इन तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत घेरा। इस दौरान एक बार उनको पूछताछ का भी सामना करना पड़ा पिछले साल नवंबर में। इस साल उनको समन भी किया गया, 5 समन हुआ। हालांकि इस बार उन्होंने नहीं ईडी कार्यालय, और इस तरह से तो एक तरह से पूरा जो परसेप्शन बीजेपी की तरफ बहुत आक्रामक ढंग से बनाया गया कि ये सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे उसमें खनन का मामला हो, बालू घाटों के टेंडर नहीं निकालने का मामला हो, इसके बाद जमीन घोटाला का उसमें मामला आ गया, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बनता रहता है। तो जरूरी था कि इधर से प्रतिक्रिया आती, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आती, और प्रतिक्रिया सबसे बड़ी आई कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो 5 मंत्री थे उनके खिलाफ जो एक मामला खुला आय से अधिक संपत्ति का, उसमें पंकज यादव नाम के याचिकाकर्ता हैं, और उन्होंने पूरा जो आय का लेखा जोखा तुलना, उसमें तेजी तेजी आ गई। इसके बाद उसमें जो मंत्री फंसे, उस पे लगातार उन्होंने पहले तो मंजूरी दी, पी दर्ज करने का मंजूरी दी, हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया। इसके बाद जांच शुरू हुई, मंत्रियों के आय की जांच की गई, उनके संपत्तियों का लेखा जोखा जो है वो खंगाला गया, और अब जो है मामले में इसलिए भी तेजी आ गई क्योंकि एसीबी ने अब जो पंकज यादव हैं याचिकाकर्ता, उनसे कहा है कि आप आकर बयान दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे नेता, उसमें कई ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब चेहरा माने जा रहे हैं। अगर उनका एक पूरा अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, ऐसे तमाम लोग हैं, बड़े नाम। ये तो प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये जो सरकार आपके द्वार के तहत जो मुख्यमंत्री द्वार द्वार घूम रहे हैं जनता के दरवाजे तक, क्या इसको भी आधार बना रहे हैं अपनी बातों को रखने का? और ये ज़रूरी भी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि अब पूरा देश बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए से कहें तो उस मोड में आ चुका है। देखिए, निश्चित रूप से आप पहली ही सभा देखिए कि पहली सभा में उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी पर उन्होंने हमला ये बोला कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनकी तरफ था। उन्होंने कहा कि 14 साल से एक हमारा ही आदिवासी साथी, आदिवासी समुदाय से आने वाला नेता 14 साल तक ये प्रयास करता रहा कि वो शिबू सोरेन बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया, तो अब उनके शावकों से लड़ रहा है। तो उन्होंने उदाहरण कहीं ना कहीं खुद से उनकी तुलना करते हुए दिया। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और अब ओडिशा के राज्यपाल बना दिए गए, उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं रोज एक आरोप लगाते हैं मुझ पर भ्रष्टाचार का, और पूरे सरकार को घेरते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, तरह तरह के इवेंट की एजेंसियां छोड़ रखी हैं। जब ये लोग राजनीतिक लड़ाई में सामने से नहीं सके तो इन्होंने एजेंसियों को छोड़ रखा है परेशान करने के लिए सरकार को, मुझे। लेकिन इन्होंने खुद क्या किया, उन्होंने बीजेपी का उस समय नाम लिया कि बीजेपी ने खुद क्या किया कि उनका ये बयान था अक्षरशः कि एक भ्रष्टाचारी को उन्होंने राज्यपाल बनाकर भेज दिया। तो ये किस तरह का दोहरा चरित्र है। दूसरी बात, फिर उन्होंने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर यह हमला बोला कि केंद्र सरकार अभी खुद को आदिवासी हितैषी बता रही है, प्रधानमंत्री उलीहातू आते हैं, भोगनाडी का जिक्र किया जाता है, लेकिन ये लोग विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं तक नहीं देते। अच्छा सूरज, एक चीज़ अगर आप गौर कर रहे होंगे, गुरुजी पॉलिटिकल इन बयानों में जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, पिछले कई महीनों से गायब थे। गुरुजी का कोई जिक्र न विपक्ष न पक्ष के तरफ से हो रहा था। वो कोई नहीं चाहता है कि गुरुजी के नाम लेकर के राजनीति हो ताकि उसका बेनिफिट्स किसी को हो या फिर किसी का नुकसान हो। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से जो है गुरुजी का नाम आगे बढ़ाया और टारगेट किया बाबूलाल मरांडी को, और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया भी दी कि भाई मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई गुरुजी बने, इस तरीके का बयान उनका आया। तो ये क्या आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन या फिर उनकी पार्टी, उनकी सरकार खुद ये चाहती है कि गुरुजी जो है सेंटर में रहें, ताकि बीजेपी के तरफ से जो प्रतिक्रिया है और जो ट्राइबल समाज में गुरुजी को एकदम पूज्य की तरफ माना जाता है, उनको अगर उन पे किसी तरीके का बयानबाजी आएगा तो नुकसान ऑलरेडी होना ही है। बीजेपी ऑलरेडी ट्राइबल समाज के बीच में कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से घुसे, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी सख्ती के साथ लगा हुआ है। बाबूलाल प्रयास तो ज़रूर कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये जो गुरुजी को सामने लाना मुख्यमंत्री के द्वारा, और बाबूलाल एक तरीके से उनके गेंद में उलझ जाना, अगर क्रिकेट के फॉर्मेट में
अगर देखें तो क्या ये एक कोशिश भी है हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी, उनकी सरकार की तरफ से कि ऐसे बयानों के जरिए उलझा करके रखें लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि क्या आदिवासी समाज में उनकी स्वीकार्यता है शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन की बहुत बड़ी स्वीकार्यता है। भले वो राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव ना दिख रहे हों, सार्वजनिक मंचों पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हों, उनके बयान ना आते हों, लेकिन अभी भी शिबू सोरेन की जो स्वीकार्यता है वो बहुत ज़्यादा है। और ना केवल एक मतलब उनके राजनीतिक, आसपास भी कोई नहीं? देखिए, केवल ना राजनेता के तौर पर, बल्कि उनकी जो पहचान है, एक आम आदिवासी जो गांव में रह रहा है, गार्जियन के तौर पर। उनके मन में एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में भी उनकी पहचान है। कि जो शिबू सोरेन का नारा है, उनका पूरा आंदोलन है कि शराब से दूर रहना चाहिए, आदिवासियों को पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ेंगे तो उनको उनका हक मिलेगा, उन्हें किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, क्राइम से दूर रहना चाहिए। तो शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं, और अभी भी वो किसी सभा में दिख जाते हैं, उनका प्रेजेंस बहुत काफ़ी होता है। जो नीचे जनता बैठी है, खासतौर पर जो आदिवासी, और इसके बाद भी शिबू सोरेन आदिवासी समाज में, और जो एक जो झारखंड में आदिवासी बहुल राज्य कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी आबादी जो है वो संताल आदिवासियों की है, संताल समुदाय की है। और पूरा संताल परगना जो है वो चुनाव परिणामों पर भी बहुत असर डालेगा, और संताल परगना में बहुत ज़्यादा असर है शिबू सोरेन का। हम बचपन में भी हम लोग जब वहाँ पर देखते थे शिबू सोरेन की सभाओं को, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती थी कि अगर शिबू सोरेन की सभा है तो आपको लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आ जाते हैं सभाओं में। तो ये स्वीकार्यता है। और जब इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद आदिवासी हितों को लेकर आक्रामक है, तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को ये लगा होगा कि शिबू सोरेन को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इस पूरे समीकरण में। क्योंकि शिबू सोरेन ऐसे नेता हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की क्या छवि थी, आप देख लीजिए कि विपक्ष भी उनको व्यक्तिगत तौर पर कभी हमला नहीं करता था, व्यक्तिगत बयानबाजी उन पर नहीं होती थी, और करने का ये मतलब था कि आप खुद को एक डेंजर जोन में डाल रहे हैं अगर व्यक्तिगत हमला करते हैं। तो शिबू सोरेन के साथ यही है कि अगर आप संताल परगना में जाकर शिबू सोरेन पर व्यक्तिगत हमला बोलेंगे, तो ये आपके लिए ये होगा कि मतलब खुद सेल्फ गोल करने वाली बात हो जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर उन्होंने ये सोचा होगा। और आप देखिए कि शिबू सोरेन का नाम जब लिया और बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया भी दी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी शिबू सोरेन को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और उनको दिसोम गुरु के तौर पर पहचान है। तो निश्चित रूप से कि ये बहुत बड़ा ये सिनेरियो होगा कि जो विपक्ष है वो बहुत ज़्यादा हमला नहीं बोल पाएगा, कम से कम शिबू सोरेन के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा घेर नहीं पाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। सूरज, एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ हाल के दिनों में, ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से पिछले 2.5-3 महीनों में हल्की नरम पड़ी है, अगर इसको एक आधार, चूँकि आप इसको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बातचीत जो हो रही है कि भाई 5 स्टेट में जो चुनाव चल रहा है उसके चुनाव परिणामों के बाद ही जो है फिर से एक तेज़ी देखी जा सकती है, और शायद देखने को मिले 3 तारीख के बाद, 3 दिसंबर के बाद उस दिन चुनाव परिणाम आना है। लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे कि हेमंत सोरेन जो है वो थोड़े नरम से दिख रहे थे, और केंद्र सरकार पे खास करके हमला करने से बच रहे थे। इवन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो आदिवासी समाज को लेकर के जो योजनाएं केंद्र के द्वारा शुरू की गई, उन्होंने सराहना भी की। लेकिन हाल के दिनों में पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखें, एक सप्ताह से अगर देख लें, जैसा कि ये जो सरकार आपके द्वार का जो तीसरा चरण शुरू हुआ है, और उसमें जिस तरीके से हेमंत सोरेन भाषणबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो वो पूरा अटैक कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप देखिए, रोजगार के मुद्दे पे हो, नौकरी के मुद्दे पे, महंगाई के, कई सारी ऐसी चीज़ें जो केंद्र के द्वारा बोली गई थी उस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, काफ़ी कड़े शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, और आप कैसे एक पत्रकार के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, केवल इस बार ही नहीं, जब देवघर का दौरा आपको याद होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन को लेकर, और मुख्यमंत्री उसमें उस सभा में शामिल थे, उस मंच पर मौजूद थे, तो उस समय भी आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच गर्मजोशी भी दिखी, और मुख्यमंत्री का जो रवैया था वो बहुत विनम्र रवैया था। वो तो हमेशा इनका रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री से मिले या फिर आम आदमी से मिले, ये माना जाता है। सब लोग बोलते हैं कि काफ़ी विनम्रतापूर्वक मिलते हैं, लेकिन जो बयानों में जो देखने को मिल रही थी बीच में कि काफ़ी नरमी सी थी। इवन केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के कई बार बीच में तारीफ़ भी किए, 15 नवंबर को भी तारीफ़ किए। लेकिन अभी जो पिछले एक सप्ताह से चल रहा है,
तो इसको कैसे देख रहे हैं, पत्रकार के तौर पे कैसे देखा जाना चाहिए, जनता को कैसे इसको देखना चाहिए? देखिए जब प्रधानमंत्री 15 नवंबर को उलीहातू आए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक पीएम जनमन योजना जो है लॉन्च की थी, जिसमें आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों तक पहुँचने के लिए केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, अभियान है। तो मुख्यमंत्री ने अपने 6 मिनट के भाषण के दौरान उसकी सराहना की, और ना केवल सराहना की, इसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है, और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने बाकायदा कहा कि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है उसका विस्थापन बहुत लंबे समय से हो रहा है, और मैं अपील करता हूँ ये प्रधानमंत्री से कि वो कोई ऐसी कार्य योजना लेके आए जिससे आदिवासियों का पलायन रुक सके और वो यहाँ पर रहकर ही यहाँ रोजगार कर सकें अपने स्टेट में लेकर। तो जो रवैया था वो बहुत अच्छा था और बहुत गर्मजोशी भी दिखी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पाकुड़ की जनसभा हुई और भोगनाडी की जनसभा हुई, या आज लोहरदगा की जो जनसभा हुई सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, तो मुख्यमंत्री बहुत आक्रामक दिख रहे हैं और केंद्र पर लगातार हमले बोल रहे हैं। और हमला उन्होंने महंगाई को लेकर बोला है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर महंगा नहीं हुआ। इवन कि उन्होंने जो आपका पाकुड़ वाली सभा है उसमें गैस सिलेंडरों की कीमत को लेकर बहुत बड़ा हमला बोला, कि उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के चुनाव में आप 450 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत की बात करते हैं, तो आप देश भर में करिए, आप सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करिए। इसके बाद उन्होंने महंगाई को लेकर हमला बोला। आज उन्होंने बुलेट ट्रेन पर बहुत बड़ा हमला बोला। नौकरी पे बोला कि भाई ट्रेन, रेलवे में नौकरी नहीं है, आर्मी में जो 4 साल का जो ये कर दिया गया है। हाँ, उन्होंने 3 चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जब युवा थोड़ा सा पढ़ लिखता था तो वो आर्मी में नौकरी के लिए जाता था, थोड़ी और ज़्यादा उसकी एजुकेशन हो जाती थी तो रेलवे में नौकरी के लिए जाता था, थोड़ी और एजुकेशन हो गई तो बैंक में नौकरी करने जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, जो हेमंत सोरेन ने कहा कि बुलेट ट्रेन ले आए। पहले लंबी ट्रेनें होती थी जहाँ पर ज़्यादा लोग सफ़र करते थे, लेकिन बुलेट ट्रेनें ले आए। उन्होंने ये कहा कि पुरानी ट्रेनों को मेकअप करके नई ट्रेनों के रूप में पेश किया गया और नौकरियां कम कर दी गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि बैंकों का विलय कर दिया गया और वहां पर भी नौकरियां घटाई गई। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना लाई, 4 साल के लिए सेना में नौकरी की बात कही गई, और इसको भी वहाँ पर अब 4 साल के बाद जो है युवा 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद बेरोजगार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्लान लाए जा रहे हैं। इन्होंने पाकुड़ की भी सभा में कहा कि ऐसे प्लान लाए जा रहे हैं जहाँ जो उनके व्यावसायिक दोस्त हैं, इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन कहा कि जो केंद्र सरकार के व्यावसायिक दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहा है। तो 2 तरह के योजनाएं लाई जा रही हैं। तो इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, और इंडिया गठबंधन जो बनी है वो अभी निष्क्रिय दिख रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन लगता है नतीजों के बाद वो एक्टिव हो जाएगी और झारखंड में भी लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू होगी। बीजेपी ने लक्ष्य दिया है 14 सीटों का, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो भी ज़्यादा सीटों पर चाहेगी। संताल परगना को आप गौर कर लें तो संताल परगना में एक ही सामान्य सीट है, लेकिन वहाँ पर संताल परगना के केवल 1 सीट पर INDA है। तो वो एक बड़ा मसला है कि वहाँ पर ये लोग चाह रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और झारखंड में ही इस बार उम्मीद से ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाना चाह रही है तो झारखंड में कैसा प्रदर्शन रहता है बहुत मायने रखेगा, तो कि यहाँ पर कितनी सीटें जीतती है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री जो है खुले तौर पर चुनावी मोड में है, और अब जो उनकी सभाएं हो रही हैं, चाहे वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए ही हो रही है, लेकिन उनके जो भाषण हैं वो पूरे तरह से राजनीतिक हैं और राजनीतिक हमले कर रहे हैं, और एक तरह से जो चुनावी भाषण जिसको कहा जाता है उस मोड में है। तो निश्चित तौर पर ये जो हमले होंगे केंद्र पर होंगे, विपक्ष पर होंगे, इसके अलावा क्योंकि जब वो केंद्र पर हमला बोल रहे होते हैं तो ऐसे समझा जाना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दल के प्रमुख नेता के तौर पर जब बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो केंद्र पर हमला बोलेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा सिनारियो है कि जिसकी वजह से वो आक्रामक दिख रहे हैं। तो सूरज जो बोल रहे हैं, और इस पूरे बातचीत में अगर आप देख पाएंगे पूरी बातचीत तो समझेंगे कि ये जो सरकार आपके द्वार का जो तीसरा चरण शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री द्वार द्वार घूमना शुरू कर दिए हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा जो अब है एक तरीके से आप मान करके चलिए कि ये चुनावी कार्यक्रम है। हालांकि सरकार की कई सारी योजनाएं जो अधिकारियों के जरिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो भी इसके जरिए हो रही है, और मुख्यमंत्री बाकायदा इसको लेकर के जो है याद भी दिला रहे हैं कि बाकी के 2 चरणों में कैसे वो जो है आम लोगों के लिए इस योजना के तहत काम किए।
कुल मिलाकर के 3-4 जो पॉइंट्स है जिस पे ये पूरा काम चल रहा है और मुख्यमंत्री उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पहला तो कि जो बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप है उसको एक तरीके से नकारा साबित करने के लिए या फिर उस पे जिस तरीके से हमला किया जा सकता है वो हो रहा है। दूसरा कि केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो अब तक धरातल पर नहीं आ पाई, वो वादे जिस पर काम नहीं हो पाया, उसको वो आम जनता के बीच में जा कर के गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो है वायदे किए गए लेकिन हुआ नहीं। एक आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो 23 साल का जो झारखंड है उसमें मैक्सिमम 20 साल तो बीजेपी ने रूल किया है, जैसा कि मुख्यमंत्री खुद अपने भाषणों में बोल रहे हैं। तो ये जो 20 साल का जो अव्यवस्था है पूरे राज्य में वो महज 3 साल 4 साल में जो है उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री जो है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि पूरा देश चुनावी मोड में चला गया है, लोकसभा का चुनाव जो है नेक्स्ट ईयर 1 महीने के बाद ही जो है होना है 24 में। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, अपने कार्यक्रमों में लोगों को रिझा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। शुक्रिया। Followup.in. Like, share, and subscribe.